हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या कोई देश भूकंप, आंधी, तूफान और बारिश को कंट्रोल करके हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है? और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई प्रकृति को कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है, तो भाई साहब ये सुनो। That will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. देखो 1976-77 में यूनाइटेड नेशंस को मजबूरी में एक ट्रीटी बनानी पड़ी, यानी कि एक समझौता बनाना पड़ा, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि कोई भी देश नेचर को हथियार की तरह युद्ध के मैदान में इस्तेमाल नहीं करेगा। और अभी जो आप देख रहे हो ये इस ट्रीटी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिसे पढ़ने के लिए मैं आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशंस को ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसकी वजह से ऐसा कोई समझौता तैयार करना पड़ा? क्योंकि भाई साहब कुछ देश ऐसे थे जो प्रकृति को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे, और इसीलिए ये बैन लगाना बहुत जरूरी था। ये दुनिया तो प्रकृति को कब का हथियार बना चुकी है दोस्त, अब बस इंतजार है कि पहला बड़ा हमला कौन करेगा। आइए अब आपको समझाता हूं कि अमेरिका ने इन सारी चीजों की शुरुआत कैसे करी थी। साल था 1967, वियतनाम की जंग अपने चरम पर थी। अमेरिका जंगलों में घुसकर नॉर्थ वियतनाम को तोड़ना चाहता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन थी नॉर्थ वियतनाम की सप्लाई लाइंस। ये अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, कच्चे रास्ते, सुरंग और जंगल के बीच में से निकलने वाले रास्तों का एक जाल था, जो लाओस और कंबोडिया के जंगल से होता हुआ नॉर्थ और साउथ वियतनाम को जोड़ता था। अब अगर किसी तरीके से ये रास्ता बंद हो जाता तो अमेरिका वियतनाम की जंग को जीत जाता। फिर अमेरिकी जनरल्स के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस रास्ते को चलने लायक ही ना छोड़े, और यहाँ से शुरू होता है टॉप सीक्रेट मिशन, जिसका नाम था ऑपरेशन पोपाय। यूएस एयर फोर्स ने स्पेशली मॉडिफाइड C-130 प्लेन को बादलों के बीच में सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे करने के लिए भेज दिया। सिल्वर आयोडाइड ने बादलों में नमी को इकट्ठा किया, जिससे बर्फ और पानी की बूंदें तेजी से बनने लगी। और क्योंकि मौसम भी मानसून का था, तो हद से ज्यादा बारिश होने पर किसी को शक भी नहीं होता। और इसके बाद शुरू होती है भयंकर बारिश। सुरंगों में पानी भर गया, रास्ते कीचड़ बन गए, सप्लाई लाइंस पूरी तरह से पानी में डूब गई। अब इसी ऑपरेशन के पैरेलल में एक और मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, जिसका नाम था ऑपरेशन कमांडो लावा, जिसमें अमेरिकी एयरफोर्स ने कागज के बोरों में भरे केमिकल को वियतनाम के जंगलों पर गिराना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वहां की जमीन दलदल में बदल गई। लेकिन नॉर्थ वियतनाम की सेना भी कम नहीं थी। उन्होंने जंगल के पेड़ पत्थर को इकट्ठा किया, रास्तों को क्लियर किया और नया रास्ता बना दिया, यानी अपनी सप्लाई लाइंस को बंद नहीं होने दिया। और यही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका वियतनाम की जंग में बुरी तरह से हारा था। अब अमेरिका ने प्रकृति का इस्तेमाल वियतनाम की जंग में करा था, ये खबर वियतनाम से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई, जिसमें पहले तो वो पलटी मार गए कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन 1974 में ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो गई कि अमेरिका ने वियतनाम में ऑपरेशन पोपाय किया था। इसके बाद पेंटागन के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई गई। उन्हें ये लताड़ इसलिए लगी थी क्योंकि उनकी वजह से ये राज पूरी दुनिया के सामने खुल चुका था कि प्रकृति को भी हथियार बनाया जा सकता है। अगर आप इंटरनेट के दुग्गल साहब यानी कि गूगल साहब से पूछो कि मेक मड नॉट वॉर क्या चीज है, तो आपको इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएंगी। अब आगे सुनिए। वियतनाम में अमेरिका का ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक शुरुआत था। इसने दुनिया को यह दिखाया कि प्रकृति को कंट्रोल करना मुमकिन है। और अब जो सवाल सबके सामने खड़ा था वो ये कि अगर बारिश को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या तूफान, भूकंप और सुनामी को कंट्रोल किया जा सकता है? 1967 यूएस एयरफोर्स और नेशनल ओशियानिक एडमिनिस्ट्रेशन के साइंटिस्ट एक स्पेशली मॉडिफाइड प्लेन को लेकर सीधा एक हरिकेन के अंदर घुस गए। मकसद था तूफान के बीच में सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे करना, जिससे या तो उसका रास्ता बदल जाए या फिर तूफान कमजोर होकर टूट जाए। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट स्टॉर्म फ्यूरी। इसके ऊपर कई मूवीज बनी हैं। अमेरिका की ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। लेकिन आखिर क्यों किया होगा? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त तबाही हुई थी। आप जरा ये सुनो। Saying the federal government is literally controlling the weather. It's beyond ridiculous. 2024 में यूएस कांग्रेस के एक मेंबर मार्जोरी टायलर ग्रीन ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाए थे कि अमेरिकी सरकार वेदर के साथ, मौसम के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ कर रही है। इसके बाद प्रो गवर्नमेंट मीडिया ने उनकी बैंड बजा दी, उनके ऊपर मेम्स बने, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या, ये सिर्फ अमेरिकी सरकार जानती है। आपको याद होगा कि 6 और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका
ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था और ज्यादातर लोगों को आज भी ये लगता है कि अमेरिका का जापान को घुटनों पर लाने का ये अकेला प्लान था। ये सच नहीं है भाई साहब, असली कहानी कुछ और ही है। यूएस नेवी के ऑफिसर E.A. गिब्सन और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के प्रोफेसर थॉमस लीच ये न्यूजीलैंड के एक छोटे समुद्री हिस्से पर एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। तो प्लान ये था कि ये समुद्र के नीचे लगभग 2000 से ज्यादा एक के बाद एक एक्सप्लोजिव लगाएंगे और जैसे ही ये ब्लास्ट होंगे तो पानी का प्रेशर मिलकर सुनामी को पैदा करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। ये टेस्ट लगभग 1 साल तक चले और पूरी तरह से कामयाब रहे। लेकिन तभी अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिए। जापान ने हार मान ली और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। साल था 1970। अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक सीक्रेट रिपोर्ट पेंटागन के ऑफिस में पहुंचती है। रिपोर्ट में लिखा था कि सोवियत यूनियन टेक्टोनिक वेपन बना रहा है, एक ऐसा हथियार जो धरती के नीचे मौजूद फॉल्ट लाइन पर प्रेशर डालकर आर्टिफिशियल अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकता है। अब जरा एक बार आप फॉल्ट लाइन को समझो। देखो, हमारी धरती एक टुकड़ा नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ टकराती है तो यहाँ से पैदा हो सकता है भूकंप। अब जहाँ पर ये प्लेट्स टकराने की पॉसिबिलिटी है उन्हीं को कहते हैं फॉल्ट लाइन। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस की सीक्रेट रिपोर्ट ने अमेरिका के हाथ पैर फुला दिए। इस रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया कि सोवियत यूनियन ने जो कजाकिस्तान में डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं उनका मकसद ये पता करना था कि आर्टिफिशियल भूकंप कैसे लाया जा सकता है। ये सब सुनने के बाद अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में पैनिक मच गया और इसी के बाद अमेरिका भागा गया यूएन के पास और उससे कहा कुछ करो, सोवियत यूनियन को रोको, नहीं तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। और 1976 आते आते अमेरिका ने एक ड्राफ्ट तैयार करके यूएन की टेबल पर पहुंचा दिया। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के साथ संपर्क साधा और उससे कहा देख भाई, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आओ हम दोनों मिलकर एक समझौता कर लेते हैं। और इसके बाद पूरी दुनिया के देशों को इकट्ठा करके बोला कि भैया नेचर को हथियार की तरह कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस तरह से बनी आज के समय की एनमोड ट्रीटी। अब आप सोच रहे होंगे क्या फिर ये लोग मान गए? तो हाँ, दुनिया के ज्यादातर देश इस ट्रीटी को आज भी मानते हैं। लेकिन असली बात यह है कि ऐसे समझौते हमारे जैसे देशों के लिए होते हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे सुपर पावर्स, इनके लिए तो जो ये करें वही कानून है। अब यहाँ पर आपको डुअल यूज टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी। आखिर इसका मतलब क्या निकलता है ये समझो जरा। मान लो कि अगर आपको कोई बंदूक दिखाकर ये कहे कि ये बंदूक मैंने अपनी सुरक्षा के लिए पकड़ी हुई है और आपके ऊपर तान दे, आपको बिना कुछ बोले डराए धमकाए। डुअल यूज टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। यानी कि वो टेक्नोलॉजी जिसको रिसर्च के नाम पर डेवलप किया गया, उसका मिलिट्री यूज अगर कर दिया जाए तो वो डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहलाएगी। भाई साहब, आज के समय साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि जमीन के नीचे से तेल निकालने वाली कंपनीज धरती के जिस कोने पर चाहे भूकंप ला सकती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कैसे, तो जरा ये सुनो। आपने सेस्मिक थंपर के बारे में तो जरूर सुना होगा, यानी कि विब्रोसिस ट्रक, वही मॉन्स्टर साइज ट्रक जो धरती के नीचे तेल ढूंढने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके द्वारा पैदा किया गया वाइब्रेशन जमीन के कई सौ मीटर नीचे जाकर तेल होने की संभावनाओं के बारे में बताता है। अब अगर इन ट्रक्स के द्वारा पैदा किए गए वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी फॉल्ट लाइन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ऐसे भूकंप पैदा होंगे जो पूरे के पूरे शहर को मिटा देंगे। और अगर किसी छोटे मोटे देश पर इसका इस्तेमाल हुआ तो शायद नक्शा ही बदल जाए। ये टेक्नोलॉजी आज के समय एग्जिस्ट करती है। आपको करना ही क्या है, ऐसे ट्रक्स को दुश्मन के इलाकों में उतार दो और फिर देखो प्रकृति का कमाल। बस आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एग्जैक्ट फॉल्ट लाइन की लोकेशन चाहिए, बाकी सारा काम प्रकृति कर लेगी अपने आप। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक एक चीज ऐसी है जो अमेरिका और चाइना दोनों ट्राई कर चुके हैं और इसका नाम है फ्लूइड इंजेक्शन। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो, एक भूकंप तब आता है जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में स्लिप कर जाती है। अगर टकराने के बाद टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के साथ अटकी हुई रह गई तो भूकंप आने के चांसेस बहुत कम है। अब अगर आप ये सोचो कि किसी तरीके से अगर फॉल्ट लाइंस के बीच में पानी भर दिया जाए जिससे इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन घट जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगी और यहाँ से पैदा होगा जबरदस्त भूकंप। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि अमेरिका और चाइना के वैज्ञानिक 5-6 मैग्नीट्यूड के भूकंप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रिगर कर चुके हैं। और भूकंप को लाने का ये अकेला तरीका नहीं है। एक और सुनो, अगर आप किसी जगह के ऊपर बहुत बड़ा डैम बनाते हो और उसे पानी से भर देते हो तो इससे भी फॉल्ट लाइंस के ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। अगर आपने वो पानी अचानक से रिलीज कर दिया तो टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाएंगी और जबरदस्त भूकंप आएंगे। अगर आप इंटरनेट पर जीपिंगपू डैम सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि 2008 में जब ये डैम अचानक से भरा गया था उसके बाद वहां पर 7.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप आए थे। अब देखो, अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इन सारी माथा पच्ची का हमसे क्या लेना देना, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आओ जरा आपको ये समझाता हूँ। सोचो जरा, कल को अगर भारत और चाइना उत्तराखंड
उत्तराखंड के आसपास आपस में भिड़ गए। आर्मी डिप्लॉय हो गई, टैंक लग गए, एयर डिफेंस लग गए, दोनों ने अपनी अपनी मिसाइल तैनात कर दी और तभी अचानक से जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। सारे रास्ते बंद हो गए, बादल फटने लगे, बाढ़ आई, लैंडस्लाइड हुई और अगर इसी हालत में 6-7 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ना फौज बचेगी, ना जमीन, ना कोई रोकने वाला होगा, ना कोई बचाने वाला। तब ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा? अब सवाल है ये कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो हमें भी ऐसे हथियार बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा माइक्रोसेस्मिक सेंसर्स, बोर होल स्ट्रेन मीटर्स और GNSS स्टेशंस को एक सिक्योर्ड नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कहां से वाइब्रेशन आ रहा है और किस इंटेंसिटी के साथ आ रहा है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया में स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस करना मैंडेटरी होना चाहिए। अगर तैयारी पूरी होगी तो नुकसान भी कम होगा। फिर लास्ट में हमें एक जियो वेपन डॉक्ट्राइन भी चाहिए। अगर भारत पर इस तरह के हथियारों का हमला होता है तो इसका जवाब न्यूक्लियर हमलों से दिया जाएगा। ये डॉक्ट्राइन डेटरेंस पैदा करेगी, डर पैदा करेगी और कोई उपाय नहीं है। इस दुनिया में समर्थवान व्यक्ति ही सम्मान पाता है, शक्ति से ही शांति का रास्ता निकलता है। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।